नमस्कार सभी छात्रों एवं पालकों को रमेश कुमार पाली का नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 2 में जीव जगत का वर्गीकरण पाठ्यांश पढ़ेंगे। इसके पूर्व पिछली कक्षा में हमने जीव क्या है, सजीव निर्जीव में अंतर, उनके लक्षण, वर्गीकरण के लिए कौन कौन से टूल्स अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं वह पढ़ा। वर्गीकरण के विभिन्न पदक्रम का हमने वर्णन पढ़ा। आज हम वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। इस अध्याय में जो पाठ्यांश है वह है वर्गीकरण का अध्ययन। वर्गीकरण के पदक्रम हम इनको पुनः एक बार सूक्ष्म रूप से पढ़ेंगे, संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां, 2 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण के गुण एवं दोष, और एक बार हम पुनः आज के पढ़े हुए पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भी, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने वर्गीकरण अध्ययन के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अब इसको हम पुनः मेमोराइज करने के लिए हम संक्षिप्त रूप से एक बार पुनः देखते हैं कि वर्गीकरण अध्ययन को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जीवों को विभिन्न समूहों और वर्गों में क्रमवार बांटना। दूसरा वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, जीवों का नामकरण, पहचान की विभिन्न पद्धतियां एवं नियमों का अध्ययन वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तीसरा वर्गीकरण विज्ञान, सिस्टेमेटिक्स, जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक और विकासात्मक संबंधों का अध्ययन वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं वर्गीकरण के विभिन्न पदक्रम होते हैं। सबसे निचले पदक्रम होता है वह है जाति, इसके पश्चात वंश, कुल, गण, वर्ग। कभी कभी हम वर्गों को उपवर्ग में भी बांटते हैं। इसके पश्चात संघ और सर्वोच्च पायदान पर, अंतिम पायदान पर जगत। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ लिया है। वर्गीकरण करने के लिए, जीवों को समूह में बांटने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी पद्धतियां प्रस्तावित की हैं। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां हैं। पहले नंबर पर है कृत्रिम पद्धतियां। इस पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस, गैस्पार्ड बाहिन एवं जॉन रे जैसे मशहूर वैज्ञानिकों ने किया। इसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण एक या कुछ लक्षणों के आधार पर किया गया है। अरस्तु ने आवास के आधार पर स्थलीय, जलीय एवं वायुवीय वर्गित किया। अर्थात अरस्तु ने जीवों के उनके स्थल पर रहने अथवा जल पर रहने अथवा वायुवीय उड़ान भरने या कुछ समय तक अपना जीवन वायु में व्यतीत करने के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। थियोफ्रास्ट नामक वैज्ञानिक ने पादप स्वभाव के आधार पर पादपों को वृक्ष, क्षुप एवं उपक्षुप व शाक में वर्गीकृत किया। कैरोलस लिनियस ने पुष्पों में पुंकेसरों के आधार पर
पादपों को 24 वर्गों में विभाजित किया। इन 24 वर्गों में से 23 में पुष्पी पादप एवं एक में अपुष्पी पादपों को रखा गया है या वर्गीकृत किया गया है। दूसरी वर्गीकरण की जो पद्धति है वह है प्राकृतिक पद्धतियां। इस पद्धति का प्रतिपादन डी जूसी, डी कैंडोले एवं बेंथम एवं हुकर नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसके अंतर्गत जीवों के सभी महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। ये पद्धतियां जीवों के परस्पर संबंधों पर आधारित हैं। प्राकृतिक पद्धति में वर्गीकरण में पादपों के स्वभाव, उनकी संरचना, मूल, तना, पत्ती तथा पुष्प को महत्व दिया है। जाति व्यक्ति पद्धतियां, तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण की पद्धति है वह जाति व्यक्ति पद्धतियां। इसे एंगलर व प्रांटल, हचिनसन, तख्ताजान एवं क्रॉनक्विट नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया। इसमें जीवों को उनके विकासीय तथा आनुवंशिक संबंधों पर वर्गीकृत किया गया है। कुलों को पुष्प के विकास के अनुसार जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। हम इन पद्धतियों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं वर्गीकरण कि जीवों को किस तरह वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह है दो जगत वर्गीकरण, अर्थात सभी जीवों को हम केवल दो समूह में विभक्त करते हैं या दो समूह में व्यवस्थित करते हैं। अरस्तु ने जीवों को दो जगत में विभाजित किया। पहला पादप अर्थात पेड़ पौधे, दूसरा जंतु। इस तरह से अरस्तु ने जीव जगत को केवल दो भागों में बांटा। कैरोलस लिनियस ने भी दो जगत को प्रकृति में स्थापित किया, अर्थात जीव जगत को इन्होंने भी दो जगत में विभाजित किया। पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। अब यदि हम देखें कि अरस्तु और कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीव जगत को दो अलग अलग जगत में वर्गीकृत किया, तो इनकी क्या विशेषताएं थी, किस विशेषताओं के आधार पर दो जगत का निर्माण किया गया। तो पहली विशेषता कोशिका भित्ति एवं केंद्र की रिक्तिका की उपस्थिति। उन्होंने कोशिका की भित्ति और केंद्र की रिक्तिकाएं के आधार पर दो अलग अलग समूह बनाए। ये पादप जगत की विशेषता है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इन्हें हम स्वपोषी जीव भी कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ की कोशिका में उपस्थिति के आधार पर इन्हें हमने पादप जगत में स्थान दिया। पेशियों, उत्सर्जन तंत्र, तंत्र का तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है। हम जानते हैं कि पौधों में इस तरह के तंत्र कार्यरत नहीं है। भोजन स्टार के रूप में संग्रहित होता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। वह भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पौधों में संग्रहित होता है। बाह्य उद्दीपन हेतु बहुत धीमी प्रतिक्रिया, बाहर के वातावरण के प्रति इनमें न्यूनतम संवेदनशीलता पाई जाती है। इनमें सक्रिय प्रचलन का अभाव होता है। हम देखते हैं कि जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं वह अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं।
इसके अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी शामिल किए गए हैं। दो जगत वर्गीकरण के अंतर्गत ही हम जंतु जगत की विशेषताएं देखेंगे। अभी हमने वनस्पति जगत की विशेषताएं देखी हैं। अब हम जंतु जगत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि किन विशेषताओं के आधार पर इन जीवों को जंतु जगत में समाहित किया गया। सबसे पहले कोशिका भित्ति एवं केंद्र की रिक्तिका का अभाव। हमने कक्षा 9th में 10th में पढ़ा है कि कोशिका के अंतर्गत जो पादप कोशिका होती है उसमें सेल्यूलोज की बनी एक आउटर मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें केंद्र की रिक्तिका नहीं पाई जाती। इसी तरह जंतु कोशिका में या जंतुओं की कोशिकाओं के अंतर्गत क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकते, अपना भोजन नहीं बना सकते। इसलिए इसके अंतर्गत सभी उन परपोषी जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन नहीं बना सकते। इनकी कोशिकाओं में अकार्बनिक पदार्थ अनुपस्थित होता है। पेशियां, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग पाए जाते हैं, अर्थात इनमें बाह्य उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। इन विभिन्न तंत्रों के सुचारू कार्य करने के कारण इनके जीवन की समस्त जैविक क्रियाओं का निष्पादन होता है। ये परपोषी होते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। बाह्य उद्दीपन के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया होती है और इनमें सक्रिय प्रचलन पाया जाता है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित होते हैं। इसी आधार पर एक और वैज्ञानिक हैं R.H. विटकर। इन्होंने भी संपूर्ण जीव जगत को 5 अलग अलग समूह में विभाजित किया। इसे हम R.H. विटकर का 5 जगत वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो 5 जगत बनाए वह इस प्रकार हैं। पहले स्थान पर मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। R.H. विटकर ने सभी जीवों को इन 5 जगत वर्गीकरण में समाहित किया। आइए हम देखते हैं R.H. विटकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रत्येक एक जगत का हम लक्षण के आधार पर अध्ययन करें। तो पहला जगत है मोनेरा। इसके क्या लक्षण होते हैं आइए हम देखते हैं। पहला लक्षण, प्रारंभिक केंद्रक युक्त होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब पृथ्वी पर शुरुआती जीवन आया था उस समय के जो जीव या कोशिकाएं होते थे शुरुआती, उन जीवों को रखा गया है। दूसरा, कोशिका के अंदर कोशिकांगों में झिल्ली नहीं पाई जाती। इस समूह के जीवों में कोशिकांग कम होते संख्या में और उनके चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। इन जीवों में प्रजनन सामान्यतः अलैंगिक होता है, अर्थात इसमें नर एवं मादा जैसी अवधारणा नहीं होती, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। मोनेरा समूह के सदस्यों में यदि कसाबिका या फ्लैजेला होती है तो उसमें
नो धन दो की व्यवस्था नहीं पाई जाती। आने वाले हम पाठ में पढ़ेंगे कि कसाबिका में नो धन दो की व्यवस्था क्या है। मोनेरा को दो समूह में भी बांटा गया है। पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को पुनः दो भागों में बांटा है। वह है पहला जीवाणु, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। वर्गीकरण का दूसरा जगत है वह है प्रोटिस्टा। आइए हम देखते हैं इसके क्या लक्षण है। इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो यूकैरियोटिक्स है। हमने मोनेरा में पढ़ा है कि वो सूक्ष्म जीव है और वो प्रारंभिक जीव है, अर्थात वो प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को रखा गया है। इसके अंतर्गत सुविकसित केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं और वे कोशिकांग में चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। प्रजनन सामान्यतः अलैंगिक अथवा लैंगिक या दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। यदि इस जगत के जीवों में कसाबिका या फ्लैजेला पाई जाती है तो उसमें नो धन दो की व्यवस्था पाई जाती है। आप साइड स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक फ्लैजेला का या कसाबी का अनुप्रस्थ काट है। हम वहां पर देखते हैं कि केंद्र में नलिकाएं पाई जाती हैं, दो नलिकाएं होती हैं। इसके अलावा चारों ओर नलिकाओं के तीन तीन समूह के जोड़े, चारों ओर 9 नलिकाएं और पाई जाती हैं। इस तरह कसाबिका की रचना होती है। इसे हम 9 धन 2 की व्यवस्था कहते हैं। आवास को यदि हम देखें प्रोटिस्टा में तो मुख्यतः ये सभी जलीय जीव हैं। प्रोटिस्टा को 4 समूह में बांटा गया है। पहला यू फ्लैजेलेटा, दूसरा सार्कोडाइना, तीसरा स्पोरोजोआ, चौथा सीलिएटा। इसका मतलब प्रोटिस्टा स्वयं 4 समूह में विभक्त है। विटकर के 5 जगत वर्गीकरण का तीसरा जगत है कवक या फंजाई या फंगी। इसके लक्षण हैं वो इस तरह हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। सामान्यतः पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक की जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है या संचित होता है। लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता और इन जीवों का शरीर एक सूत्र या धागे के समान, फिलामेंट के समान होता है। आर.एच. विटकर का वर्गीकरण का चौथा जगत है प्लांटी। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत बहुकोशिकी एवं उत्पादक जीवों को रखा गया है। पौधों का शरीर सूकाय अथवा जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता। कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जनन वृद्धि अलैंगिक एवं लैंगिक तीनों प्रकार का पाया जाता है। अधिकांश जीवों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। और आर.एच. विटकर के 5 जगत वर्गीकरण का अंतिम जगत एनिमेलिया। इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव या सभी सदस्य परपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है,
जनन मुख्यतः या सामान्यतः लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात अलग अलग तंत्रों के लिए अलग अलग कार्य करने के लिए अंग पाए जाते हैं। स्थलीय, जलीय, बिलकारी, धावी, वृक्षवासी, वायुवीय, आरोही, जलीय, जंतुपिलवक, तरणक एवं नित्यलस्थ जीव इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इनके अंदर बंधकोश योजना पाई जाती है। इस अर्थात इसके अंदर उन जीवों को रखा गया है जो स्थल पर निवास करते हैं, या जल में निवास करने वाले जीव, या भूमि में बिल बनाकर रहने वाले जीव, या तेज दौड़ने वाले जीव जो हमेशा चलते फिरते अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरह वृक्ष पर या पेड़ों पर रहने वाले जीव, वायु में उड़ने वाले जीव, या किसी स्थान पर किसी वृक्ष पर ऊपर चढ़ने वाले आरोही जीव, जल में रहने वाले जीव, जंतुपिलवक अर्थात जल में ऊपर की ओर तैरने वाले, बिना किसी प्रयास या ऊर्जा के। इसी तरह अपने प्रयास से तैरने वाले या जल के अंदर तली पर रहने वाले जीवों को एनिमिलिया के अंतर्गत रखा गया है। आरएच विटकर का हमने 5 जगत वर्गीकरण देखा। 5 जगत को हमने विशेष लक्षणों विशेषता के आधार पर अलग अलग जगत में हमने जीवों को व्यवस्थित किया। यह 2 जगत वर्गीकरण से अधिक वैज्ञानिक और सर्वमान्य है, लेकिन फिर भी आर.एच. विटकर के 5 जगत वर्गीकरण के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण के क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं। पहला, प्रोकैरियोट्स को पृथक समूह में रखना उचित है। हम जानते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में उनकी संरचना में बहुत अंतर है। तो विटकर ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को पृथक समूह में रखा है। यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास श्लेष्म फफूंद जैसे जीवों को जो जंतु और पादप के समान है, उन्हें अलग समूह प्रतिष्ठा में स्थान दिया है। यह उचित है। यह विभिन्न जीवन पद्धतियों में जाति वृत्तीयता को दर्शाता है, अर्थात उनके जाति संबंध और उनका अनुवंशात्मक विकास, उनका विकास किस तरह हुआ है, इस आधार पर जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में स्थान दिया। यह एक विशेषता है। यह 2 जगत वर्गीकरण से अधिक मौलिक है। आर.एच. विटकर का जो वर्गीकरण है अपनी विशेषताएं, अपने लक्षण रखते हुए भी इसमें बहुत सारे दोष हैं। वह दोष क्या है, आइए हम देखते हैं। कुछ विशिष्ट एक कोष की शैवालों को प्राणी जगत में रखना और कुछ एक कोष की कवक समूह में रखना उचित नहीं है। अर्थात शैवाल है, इनको 2 समूह में स्थान दिया गया है। विषाणुओं को इस वर्गीकरण में कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। तीसरा, प्रत्येक जगत में बहुत अधिक विभिन्नता वाले जीवों को एक साथ रखा गया है। जैसे मोनेरा एवं पोटेस्टा समूह में भित्ति युक्त, भित्ति रहित एवं प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी एवं एक कोष की तंतुई रूपों वाले जीवों को एक साथ रखा गया है। आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनमें बहुत विभिन्नता है, फिर भी इनको एक ही समूह में रखा गया है। शैवालों को 3 पृथक पृथक जगत में रखा गया है। जैसे नील हरित शैवाल मोनेरा में, एक कोष की शैवाल प्रोटिस्टा में एवं बहुकोष की शैवाल प्लांटी जगत में रखी गई। इस कक्षा में हमने वर्गीकरण अध्ययन और उनके विभिन्न पदक्रमों के बारे में अध्ययन किया। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों को जाना, 2 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण के हमने सभी लक्षण, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया, उनके उदाहरण देखे।
इसके वर्गीकरण के हमने गुण एवं वर्गीकरण के समस्त दोषों का अध्ययन किया। इसके पश्चात गृहकार हमारे पढ़े हुए का मूल्यांकन का समय है। पहला प्रश्न, आर.एच. विटकर के 5 वर्गीकरण के नाम लिखिए। दूसरा, मोनेरे जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए। तीसरा प्रश्न, प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए। चौथा प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण के गुणोद्देश्य लिखिए। और अंतिम 5वां प्रश्न है, एनिमेलिया जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए। इन प्रश्नों को अपनी गृह कार्य कॉपी में सुलेख में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।